नेता प्रतिपक्ष को लेकर मोहनलाल बडौली का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस अब तक नहीं तय कर पाई नेता का नाम, कांग्रेस कर रही है लोकतंत्र का अपमान। नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी पर एक्शन में सैनी सरकार, कानूनी सलाह से सरकार कर रही है वैकल्पिक व्यवस्था। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की दूसरे दिन भी पूछताछ, प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर में मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रहे सवाल जवाब। सोनिया राहुल पर ईडी की कार्रवाई पर बवाल। आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। एफआईआर रद्द करने की मांग वाली बाजवा की याचिका पर सरकार को नोटिस। 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर भी रोक। बाजवा के मीडिया को बयान देने पर भी रोक। भिवानी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर शव को शहर से बाहर नाले में फेंका। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। एयर होस्टेस ने वेदांता नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे पहली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पे एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कांग्रेस में 37 विधायकों का नेता कौन है? कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई कि नेता का नाम क्या होगा। हम हुड्डा जी को विपक्ष का नेता मानकर चल रहे हैं। हुड्डा को विपक्ष का नेता मानकर सदन चलाया है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीयत है। आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो जाएगी। जो नेता का चयन नहीं कर पाती उसको लोग वोट क्यों देंगे? तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का कांग्रेस पर हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कांग्रेस के 37 विधायकों का नेता कौन है? कांग्रेस बताए। कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई कि नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। 6 महीने का समय बीत चुका है। अब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम तय नहीं किया गया, नाम फाइनल नहीं किया गया। हुड्डा को विपक्ष का नेता मानकर सदन हमने चलाया। कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीयत है। आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो जाएगी। इस तरह का बयान मोहनलाल बडौली की तरफ से दिया गया। और ये प्रश्न है विधानसभा का सेशन चला, बजट सेशन चला, उसमें भी हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सदन में कहा कि हम तो हुड्डा जी को ही विपक्ष का नेता मान के चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है। और कांग्रेस तय नहीं कर पाई, लेकिन हमने हुड्डा जी को ही मानते हुए हाउस को चलाया है जी। और हम तो आज भी कहीं भी उसी का नाम लेते हैं, हम तो उसी को नेता मान रहे हैं। कांग्रेस से बढ़ाए ना बढ़ाए, हमने तो मान ही लिया है। वो ना बढ़ाए तो वो कांग्रेस की कमजोरी है, हमारी तो कमजोरी है नहीं। तो कांग्रेस अपना कोई फैसला नहीं ले पाती, ये कांग्रेस की कमजोरी है। इसलिए कांग्रेस जो है आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश से समाप्ति की ओर है। और कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नीति है। आज वो अपने जिम्मेवारियों से छुटकारा चाहती है और जनता अब की बार निकाय चुनाव में तो छुटकारा दे ही दिया है। आने वाले जब भी चुनाव होंगे, जो अपने नेता का चयन नहीं कर पाते तो जनता उसको क्यों वोट दे? अब प्रश्न ये है, हरियाणा की जनता पूरा सोच विचार कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वोट मांगा है और हुड्डा जी का नाम लेके वोट मांगा है, तो उनको लीडर अपोजिशन मानने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस को मानना चाहिए। उनके विधायक भी कह चुके हैं। अब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व उस प्रकार का फैसला नहीं ले पा रहे। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के नेतृत्व की कमी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में एलओपी को लेकर बड़ा हमला बोला गया है। महीनों बाद भी एलओपी नहीं चुन पाई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की नीतियों पर जाखड़ की तरफ से, सुनील जाखड़ की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि 6 महीने का समय
बीत चुका है, जिस सब के चलते जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी तक बनाया नहीं गया, जिस करके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, उनमें देरी हो रही है। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं तय किया जाएगा, उसका नाम नहीं दिया जाएगा, तो वो कानूनी विकल्प है। हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ? ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰਿयाणा ਦਾ? ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ नहीं ਕੀਤਾ। देखो सर, हरियाणा नेता विपक्ष के चुनाव में देरी पर एक्शन में है सैनी सरकार। वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी में है सरकार। अभी तक नेता का नाम तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। चयन नहीं होने के कारण नई नियुक्तियां अटकी हुई हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष बतौर सदस्य मौजूद रहते हैं। चुनाव के 6 महीने बाद भी नाम नहीं तय किया गया। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी अटकी हुई है। ये तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से। हरियाणा विधानसभा का चुनाव पिछले साल अक्टूबर महीने में संपन्न हो गया है। तब से अब तक करीब 6 महीनों से ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई। देखिए, ये मामला से पूछे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है और लीगली पक्ष है। उस पे मुख्यमंत्री जी जरूर चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत जल्दी ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। किस स्तर पे सर? कांग्रेस के स्तर पे या सरकार कोई विकल्प ढूंढ रही है? देखिए, वो विकल्प नहीं, क्योंकि ये होता क्या है कि जो एक प्रोसेस है जो संविधान अनुसार है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी एक्शन में है, तो ईडी के एक्शन पर बोले हैं विज। ईडी ने सोनिया और राहुल को पूरा मौका दिया। ईडी पूरे केस की स्टडी कर रही है। तो आपकी बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में नई चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 1 और 2 बनाया गया है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही है। क्या है पूरा मामला, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड बनाई थी। इस कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बना दी गई। नई कंपनी का नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया। नई कंपनी में राहुल और सोनिया की 38% हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया को एजीएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। यंग इंडिया पर एजीएल की देनदारी चुकाने की जिम्मेवारी डाली गई। शेयर ज्यादा होने की वजह से कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडिया को मिला। कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन लिया था उसे बाद में माफ कर दिया गया। 24% शेयर मोतीलाल वी और ऑस्कर फर्नांडिस के हिस्से में आया। नेशनल हेराल्ड मामले 2012 में फिर सामने आया है। गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण का पूरा आरोप है। तो ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये जो पूरा मामला है। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दूसरी तरफ ईडी की तरफ से दाखिल किया गया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है और बीते ही दिन ईडी की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। सारा केस अध्ययन करने के बाद इनको भी बार बार अपनी बात कहने का मौका देने के बाद अब जो ईडी ने उसमें पाया अनियमितताएं, वो अनियमितताएं सारा देश भी जानता है। तो इसलिए उन्होंने अब उसकी फर्दर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। आज भी ईडी रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब कर रही है। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में ये पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है। प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं वाड्रा। तो कल ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछ पड़ताल की थी। वाड्रा ने कहा था कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वाड्रा ने कहा कि मुझे कोई डरा नहीं सकता। तो आज भी इस पूरे मामले में तकरीबन 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा
ईडी दफ्तर पहुंच गए थे तो अभी भी उनसे पूछ पड़ताल हो रही है। दूसरी जगह पर अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही मौजूद थी। हालांकि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के में अंदर जो वेटिंग रूम बना हुआ है वहां पे बैठी हुई है। मुझे बुलाया है, इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कृषि मंत्री के खिलाफ मानहानि का केस करने की चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी वकील संजीव तक्षक ने दी है। दरअसल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर गंभीर इल्जाम आरोप लगाए गए हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक में बाहर निकलवाने का आरोप है, इल्जाम है, एलिगेशन है। भरी सभा में मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करने का भी इल्जाम है। तू गुंडा है कहकर बैठक से निकलवाया गया। शिकायतकर्ता वकील ने इस बात का जिक्र किया। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर गंभीर इल्जाम आरोप लगाए गए हैं। अपने अपमान मामले में वकील संजीव तक्षक ने चेतावनी दी है कि उनकी तरफ से मानहानि का मुकदमा केस कृषि मंत्री के खिलाफ किया जाएगा। तो लास्ट में तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, ये मानो कि बहुत ज्यादा लोकतंत्र का उल्लंघन किया। मेरे को तो बदतमीज कह के और गुंडा कह के ना मीटिंग से बाहर निकलवा दिया। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरी पूरी टीम सोशल वेलफेयर का भी काम करती है, पिछले लंबे समय से सोसाइटी के लिए मामले उठा रहे हैं। हमारे जैसे शिकायतकर्ता के साथ है ना भरी मीटिंग में ऐसा व्यवहार निंदनीय है, तो हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। आगे इसमें हम लीगल देख रहे हैं, कल इसमें नोटिस देंगे हम माननीय मंत्री जी को मानहानि का, और कोर्ट का सहारा लेंगे। माननीय जो भी न्यायालय जिस आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। दरअसल चरखी दादरी में मंगलवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद थे। ओवरलोडिंग का मामला लेकर वकील संजीव तक्षक भी वहां पहुंच गए। उस बैठक में वकील ने ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर शिकायत की। इसके बाद दोनों में बहस हो गई और मंत्री जी ने वकील को बाहर निकलवाने का आदेश दिया। सुनिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और वकील के बीच किस तरह से तू मैं हुई। जी, कुछ लोगों का व्यक्तिगत ऐसे ये काला सोना है सर, कुछ लोगों का हमें जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ओम प्रकाश ने गलती चिट्ठी लिख रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही सर। आपका क्वेश्चन जो है हम वो सुन रहे या तो आपकी समझ से बाहर सर, आप करना नहीं चाहते, बस की बात नहीं है। बाकी उधर कंपनी को तो क्या डाल आप जो आप चार गांव की जो अपना अवैध है ना कब्जे की शिकायत डिस्पोज ऑफ प्रति सर बिना फाइल के ये क्या तरीका है सर? एसपी साहब एक रिक्वेस्ट है, देखो अपना गरिमा में हूँ, आराम से बात हो रही है, चलो कह देंगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये जो तरीका है ना पीछे भी 1-2 बार ना चला तो जाएगी और यहाँ क्या करेंगे। इसीलिए सर देखिए आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है
आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लेंट करके निकल रहा हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है। बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। ये क्या तरीका है? भिवानी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। अपनी शातिर प्लानिंग से उसने हत्या को पुलिस और पब्लिक से छुपाए रखा, लेकिन आखिर में सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल दिए। मेरठ कत्ल कांड हुआ रिपीट। प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत। 25 मार्च को हुए कत्ल का सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज। किसा लग गया मेरा नया सूट, दुपट्टे का लग गया। इंस्टा रील बनाने का क्रेज 6 साल के बेटे की मां के सिर पर इस कदर चढ़ा कि उसने विरोध करने वाले पति का प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और मोटरसाइकिल पर ही लाश को ठिकाने लगाने की शातिर प्लानिंग की। तस्वीरें भिवानी की हैं। पति प्रवीण का अपनी पत्नी रवीना के साथ अक्सर कलेश रहता था। वजह थी रवीना का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, जिस कारण रवीना की हिसार के यूट्यूबर सुरेश के साथ दोस्ती हो गई और 25 मार्च को प्रवीण ने जब दोनों को ऐतराज योग हालत में देखा तो प्रेमी जोड़े ने मिलकर प्रवीण का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या इन्होंने जब ये आया वहाँ पर बुलाया तो उसके बाद सुरेश ने आते ही अपने एक चद्दर से उसका मुंह दाब दिया और गला दबा दिया और उसकी जो लेडी उसकी पत्नी थी उसने एक सोटा है वो सिर में मारा और उसके बाद चुन्नी से दोनों ने गला दबा दिया। लाश तो वहीं डेड बॉडी तो वहीं मिली थी, नाले में वहीं डाल के आए थे। उस टाइम तो परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस टाइम ही बाद में उन्होंने शक जाहिर किया कि इनके आपस में उनको डाउट होगा तो उसी पे उन्होंने शक जाहिर किया, तब उसी के बाद ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। और फिर कत्ल करने के बाद रवीना और सुरेश ने लाश को मोटरसाइकिल में रख के दिनोट रोड के नाले में फेंक दिया, जो पुलिस को 28 मार्च को बरामद हुआ। जिस पर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो रवीना और उसके प्रेमी का असली चेहरा सामने आया, जिस पर पुलिस ने रवीना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुरेश फरार हो गया। 28 तारीख को हमें वहाँ डेड बॉडी मिली, उसी के बाद 29 को पहचान हुई थी और डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी होने के कारण वो पानी में गिरने के कारण थोड़ा कंपोज हो गई थी, जिस कारण उसका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था और उसकी विसरा जो है हमने FSL के लिए भिजवाया। तो परिवार में ही पता चल जाता है भी जो उसका आना जाना व्यवहार जो 1 साल से बाहर ही रहती है, अक्सर कभी कभी घर पर आती थी, तो उसी दौरान उन्होंने डाउट था और कुछ एविडेंसेस जो उन्होंने दी थी उसके आधार पे शक हुआ, जिस आधार पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और आगे का। बता दें कि रवीना की शादी 2017 में ड्राइवर प्रवीण के साथ हुई थी, जिनका 6 साल का बेटा भी है। पर महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कत्ल को कई दिन तक पुलिस और परिवार से छुपा के रखा। भिवानी से जगबीर घनगस की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक एयर होस्टेस आईसीयू में वेंटिलेटर पर होश में नहीं और इसी हालत में कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। देखिए अस्पताल की दीवारों के पीछे पनप रही हैवानियत की ये तस्वीर। क्या आईसीयू भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा? क्या अस्पताल की दीवारों के पीछे अब भरोसा नहीं? हैवानियत पनप रही है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में जो मामला सामने आया है उसने न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वेंटिलेटर पर पड़ी महिला भी छेड़छाड़ से नहीं बच पा रही तो फिर कौन महफूज है। मामला है एक 46 साल की बंगाल की रहने वाली एयर होस्टेस का, जिसकी स्विमिंग पूल में तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालत गंभीर थी, उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इसी नाजुक दौर में जब उसकी सांसें मशीन पर टिकी थी, उसी वक्त कथित तौर पर एक मेल स्टाफ ने उसका यौन शोषण किया और वहां मौजूद 2 महिला नर्सें सिर्फ तमाशा देखती रही। पीड़िता इतनी डर गई कि कुछ बोल भी नहीं पाई। गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में एक नामी एयरलाइंस की एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोप है कि 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को जो एयर होस्टेस है वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आई थी और यहाँ पर उसे आईसीयू में रखा गया था। 13 अप्रैल को इस एयर होस्टेस को इस अस्पताल से छुट्टी मिली थी
उसके बाद इस एयर होस्टेस ने अपने पति को आप बीती बताई और उसने आरोप लगाया कि जब इलाज के दौरान वो इस वेदांता अस्पताल में भर्ती थी, उसी दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। घटना के बाद महिला ने सारी बात अपने पति को बताई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल बदलवाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गुरुग्राम पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाज के दौरान 6 तारीख को इसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी, और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी, और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में मेदांता हॉस्पिटल का जवाब और भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये सहयोग है या बचाव? क्या ये बयान जवाबदेही की मिसाल है या सिर्फ एक लीगल औपचारिकता? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सिस्टम की उस दरार को उजागर करता है जिसमें महिलाएं असहाय हैं। यहाँ तक कि आईसीयू में भी अगर अस्पताल जैसे संस्थान में ही उनका यौन शोषण हो तो फिर सुरक्षित जगह बची ही कहाँ है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैथल के रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। उसकी घटना की चौतरफा चर्चा हो रही है, जिस पर रामपाल ने 14 साल जूते नहीं पहने। उस रामपाल के लिए उनके पैरों की साइज के जूते खरीदने से इनकार। सारा इंतजाम लेकर हुआ है। वो कहानी बेहद ही दिलचस्प है। रामपाल ने 14 सालों तक अपने पैरों में जूते और चप्पल नहीं पहने। अपने बेटे की शादी में भी वे नंगे पांव ही रह गए। 14 साल पहले वे 6 नंबर के जूते पहनते थे। 14 साल बाद उनके पैरों में किस नंबर के जूते आएंगे? जूते खरीदने वाले के सामने ये बड़ी समस्या थी। मेरे मन में वैसे ध्यान में आया कि इतने सालों से जब इनको 6 नंबर ये पहले जूता चप्पल डालते थे, तो आज इनको इतने साल हो गए, तो मुझे लगता है कि नंगे पाँव रहते हैं तो शायद इनके पाँव का नाप बढ़ ना गया हो। तो इसलिए हम इनके लिए 6 नंबर और 7 नंबर का जूता लेकर के गए थे। दरअसल जब सांसद रेखा शर्मा के जरिए रामपाल का वीडियो पीएमओ पहुंचा, तब पीएमओ से बीजेपी की हरियाणा कार्यकारिणी के सदस्य अशोक गुज्जर को फोन आया और फिर रामपाल के पैरों के साइज के मुताबिक जूते की खरीद हुई। रामपाल यमुनानगर में पीएम से कैसे मिलेंगे, इसके लिए पीएमओ कार्यालय की ओर से पूरा इंतजाम किया गया। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टाफ था, तो उनसे इनको मिलवाया गया और हम वीआईपी लॉन्ज में ये रहे। वहाँ चाय पानी नाश्ता इनका हुआ और फिर पीएमओ से जो भी स्टाफ आया हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी इनसे मिले और इनको फिर उन्होंने एक जगह पर बैठा लिया और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुला करके इनको बुलाया और इनको अपने हाथों से जूते पहनाए। पीएमओ की ओर से इस बात का ख्याल रखा गया कि रामपाल कश्यप मेक इन इंडिया शूज ही पहने। पीएम से सम्मानित होकर रामपाल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस जैसे भगवान के खड़ाऊ रखे मैं ऐसे ही रखूंगा इनको जूतों को जी। अब बस जैसे भगवान के खड़ाऊ रखे मैं ऐसे ही रखूंगा इनको जूतों को जी। अब वैसे तो मई 2014 में ही रामपाल की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जब नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ भारत के पीएम बने। लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आया कि जब पीएम उनसे मिलेंगे तभी वे अपने पैरों में जूते पहनेंगे। इस तरह एक आम कार्यकर्ता कैसे खास हो गया। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप करते रहते।